वेलकम टू विद्यार्थी क्लब। आज है 21 अगस्त 2020 और 21 अगस्त 2020 से करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तथा उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा जो निश्चित ही आपके कंपटीशन एग्जाम में आपके लिए लाभदायक होंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखा करें। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में लिखना है। आज की करंट अफेयर की पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से आप डाउनलोड उसे कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, किस देश की सेना ने विद्रोह कर राष्ट्रपति इब्राहिम बाबुकर कीता को हिरासत में ले लिया है? तो माली देश, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर सही है। तो माली देश के जो राष्ट्रपति हैं इब्राहिम बाबुकर कीता, इन यहाँ की जो सेना है माली की, उन्होंने राष्ट्रपति को क्या ले लिया है? हिरासत में ले लिया और इन्होंने क्या दे दिया है? इस्तीफा। किसने हिरासत में लिया है? सेना का एक विद्रोह वहां पे चल रहा है, उसी के द्वारा ये किया गया। अब देखिए, बात अगर माली देश की आई है तो माली के बारे में आपको बता देता हूँ। माली जो देश है वो एक अफ्रीका महाद्वीप का देश है। कौन सा? अफ्रीका महाद्वीप का देश है, जिसकी राजधानी क्या है? बमैको। इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या है? फ्रेंच। क्या है? फ्रेंच। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है, मैंने आपको बताया, यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? इब्राहिम बाबुकर कीता। लेकिन अब कौन बन गए? तो अब बन गए माओसा टिम्बाइन। कौन बने? माओसा टिम्बाइन। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आईपीएल 2020 टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए किस कंपनी ने दिसंबर 2022 तक 222 करोड़ रुपए में राइट्स खरीदे हैं? तो ये जो राइट्स खरीदे गए हैं वो किस स्पॉन्सरशिप कंपनी के द्वारा खरीदे गए हैं? तो वो खरीदे गए हैं ड्रीम 11 के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी आंसर सही है। तो ड्रीम 11 के द्वारा हाल ही में आईपीएल की जो टाइटल स्पॉन्सरशिप है उसके लिए कितने रुपए के राइट्स खरीदे हैं? 222 करोड़ रुपए के राइट्स इसके द्वारा खरीदे गए हैं। किसके द्वारा? ड्रीम 11 के द्वारा। किसके? आईपीएल 2020 के, जो कि कहां पर होने वाला है? यूएई में होने वाला है। कब से कब तक? आप कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं पहले भी इसके बारे में बता चुका हूँ, वीडियो को पॉज करें और इसके बारे में लिखें। अब देखिए, ड्रीम 11 की बात आई है तो मैं ड्रीम 11 के बारे में आपको बता देता हूँ। ड्रीम 11 की जो शुरुआत हुई थी वो 2008 में हुई थी। इसके जो फाउंडर थे वो हर्ष जैन और भावित सेठ थे। हर्ष जैन और भावित सेठ। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, जो कि भारत के अंडर में आता है। और ये किस किस के लिए काम करता है? तो फैंटेसी क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी, बास्केटबॉल, ये सभी खेल के लिए क्या करता है? काम करता है। और इसमें क्या लगाते हैं? जनरली ये लीगल एक तरीके का पैसा लगाने का प्लेटफॉर्म है गेम्स पर। तो ड्रीम 11, इसमें आप अपनी टीम चुन सकते हैं और वहां से देख सकते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस निर्वाचन चुनाव आयुक्त ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो जो इस्तीफा दिया है वो किसके द्वारा दिया गया है? वो दिया गया है अशोक लवासा के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर सही है। तो अशोक लवासा के द्वारा हाल ही में अपने निर्वाचन चुनाव आयुक्त के पद से उन्होंने क्या दे दिया है? इस्तीफा दे दिया है। अच्छा, अब इन्होंने इस्तीफा जो दिया है अशोक लवासा ने, उसकी आखिर वजह क्या रही? क्यों इन्होंने अपना इस्तीफा दिया है? तो ये हाल ही में 18 अगस्त 2020 को राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दिए। क्यों दिए? क्योंकि ये एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी के उपाध्यक्ष पद को संभालेंगे। क्योंकि वहां पे जो उपाध्यक्ष पद पे थे वो थे दिवाकर गुप्ता, जिनका कार्यकाल 31 अगस्त को समाप्त होने वाला है। तो अशोक लवासा उनका स्थान लेंगे। अब देखिए, निर्वाचन आयोग की बात आई है तो मैं निर्वाचन आयोग के बारे में आपको बता देता हूँ। भारतीय निर्वाचन आयोग की जो शुरुआत हुई थी वो 25 जनवरी 1950 को हुई थी। कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। प्रेजेंट टाइम पर जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो है सुनील अरोड़ा। कौन है? सुनील अरोड़ा। अशोक लवासा जो थे इसके भारत के निर्वाचन आयुक्त थे, जिन्होंने अभी क्या दे दिया है? इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा ये किसको देते हैं? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति प्रेजेंट टाइम के कौन है? रामनाथ कोविंद। तो ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात थी। एट टाइम पर अगर हम बात करें तो एट टाइम पर इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 3 इसके निर्वाचन आयुक्त होते हैं, जिनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। वो कौन है? सुशील चंद्र और अशोक लवासा थे, जिन्होंने हाल ही में क्या दे दिया है? इस्तीफा दे दिया है। अब चुनाव आयुक्तों की अगर बात करें तो इनका जो कार्यकाल रहता है वो 6 वर्ष या 65 साल, जो पहले हो जाए। इसकी जो नियुक्ति की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और जो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा, उनकी 6 वर्ष या 62 साल की उम्र होती है।
इन्हें महाभियोग के द्वारा संसद द्वारा हटाया जा सकता है। तो इतनी बातें आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमेरिकन डेमोक्रेटिक पार्टी में औपचारिक रूप से किसे राष्ट्रपति पद के लिए नामित किया गया है? तो ये जो राष्ट्रपति पद के लिए नामित हुए हैं वो हुए हैं जो बिडेन, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर सही है। तो जो बिडेन को हाल ही में जो अमेरिकन की डेमोक्रेटिक पार्टी है उसके द्वारा औपचारिक रूप से राष्ट्रपति पद के लिए नामित किया गया है। वहां पे आपको पता है दो पार्टी होती है, एक डेमोक्रेटिक पार्टी और एक रिपब्लिकन पार्टी अमेरिका में। अब आपको ये भी बताना है कि मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था कि डेमोक्रेटिक पार्टी में उपराष्ट्रपति के पद पर जो बिडेन थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, और उपराष्ट्रपति के पद पर एक महिला थी जो कि भारतीय मूल की चुनी गई। उनका नाम लिखो, वीडियो पॉज करो, जो कि आपको चेक करेगा कि आपको कितनी याद है पिछली बातें, तो वो आपको बताना है। तो जो बिडेन है डेमोक्रेटिक पार्टी से, और रिपब्लिकन पार्टी से वहां पर कौन खड़े होंगे? डोनाल्ड ट्रंप, जिनके इलेक्शन जो होने हैं वो कब होने हैं? नवंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रतिवर्ष वर्ल्ड फोटोग्राफी डे कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष वर्ल्ड फोटोग्राफी जो डे मनाया जाता है वो मनाया जाता है 19 अगस्त को, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर सही है। तो 19 अगस्त को मनाया जा रहा है क्या? वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। फोटोग्राफी डे या कोई भी दिवस जो मनाया जाता है वो उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए बनाया जाता है। तो ये भी जागरूकता फैलाने के लिए ही मनाया जा रहा है। कौन सा दिवस? वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को। ये आपको पता होना चाहिए। अब वीडियो को पॉज करें और जितने भी मैंने आपको 1 अगस्त से लेके अब तक जितने भी दिवस बताएं उन्हें सीरियल क्रम में कमेंट बॉक्स में लिखें। आप ये अगर लिखने की रेगुलर हैबिट बनाएंगे वो चीज़ आपको हमेशा याद रहेगी। तो वीडियो को पॉज करें और कमेंट बॉक्स में सारे दिवस को लिखें अगस्त माह के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस भारतीय क्रिकेटर का नाम खेल मंत्रालय ने राजीव गांधी खेल रत्न के लिए भेजा है? तो राजीव गांधी खेल रत्न के लिए जो भेजा गया है वो भेजा गया है किसका नाम? रोहित शर्मा का, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी आंसर सही है। तो रोहित शर्मा का नाम हाल ही में भेजा गया है खेल मंत्रालय के द्वारा किस पुरस्कार के लिए? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है खेल के मामले में सबसे बड़ा पुरस्कार ये माना जाता है। अगर हम पिछली बात करें, जैसे इस बार तो एक किसको दिया जा रहा है? रोहित शर्मा को, इसकी अभी बात चल रही है। और पिछली जो विजेता है वो बजरंग पूनिया और दीपा मलिक है। कौन है? बजरंग पूनिया और दीपा मलिक। जबकि पहले विजेता इसके कौन है? विश्वनाथन आनंद। कौन है इसके पहले विजेता? विश्वनाथन आनंद, जो कि कब बने थे? तो पहली बार जब इसकी शुरुआत हुई थी तो ये 91-92 में हुई थी और तभी इनको ये पुरस्कार दिया गया था। इसमें पैसे कितने दिए जाते हैं? तो इसमें 7.5 लाख रुपए दिए जाते हैं और भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है कौन सा? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। पहली बार ये किसे मिला था? तो पहली बार मिला था विश्वनाथन आनंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, विश्व के किस रेगिस्तान में इस सदी का दुनिया का सबसे गर्म हवा का तापमान 54.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है? तो ये किया गया है मोजावे रेगिस्तान में, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर सही है। तो मोजावे रेगिस्तान में हाल ही में 54.4 डिग्री, जो कि इस सदी का 21वीं सदी का सबसे ज्यादा गर्म हवा का ये तापमान है, जो कि कहाँ पे दर्ज किया गया है? मोजावे रेगिस्तान। अब ये जो मोजावे रेगिस्तान है ये कहाँ पर है? तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, और वो भी ज्यादातर कहाँ पर पार्ट? तो यूएसए, अलास्का वाला जो पार्ट है वहां पर मोजावे रेगिस्तान पड़ता है। अब रेगिस्तानों की बात आई है तो देखिए रेगिस्तानों के बारे में आपको बता देता हूँ। दुनिया का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो कौन सा है? सहारा रेगिस्तान, जो कि कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? गोबी रेगिस्तान, जो कि कहाँ पर है? मंगोलिया और रूस में फैला हुआ है। और भारत का सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है वो कौन सा है? थार रेगिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एशियाई विकास बैंक ने दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ रैपिड रेल के लिए कितने करोड़ रुपए फाइनेंस करने की मंजूरी दे दी है? तो जो मंजूरी दी गई है वो कितने करोड़ रुपए की दी गई है? किसके द्वारा? एशियाई विकास बैंक के द्वारा। तो इसका आंसर है 7500 करोड़ रुपए, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर सही। तो 7500 करोड़ रुपए दिए गए हैं किसके द्वारा? एशियाई विकास बैंक, यानी कि एडीबी के द्वारा। किसके द्वारा? एडीबी के द्वारा। किसके लिए? दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, इन तीनों शहरों में एक रैपिड रेल की तैयारी की जा रही है, जिसके तहत फाइनेंस दिया गया किसके द्वारा? एडीबी के द्वारा। अब देखिए एडीबी के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। एडीबी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो एशियाई विकास बैंक, यानी कि एशियाई डेवलपमेंट बैंक। एशियाई डेवलपमेंट बैंक, जिसका गठन कब हुआ था? तो ये 19 दिसंबर 1966 को हुआ था। इसका जो
हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो ये फिलीपींस, फिलीपींस की राजधानी मनीला में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। इसमें एट टाइम पर टोटल मेंबर की बात करें तो 68 है, शुरुआत में कितने थे 31, भारत भी उसमें शामिल है। इसके जो प्रेजेंट टाइम के अगर हम बात करें प्रेसिडेंट कौन है, तो वो मसत्सुगु असाकावा, मसत्सुगु असाकावा इसके कौन है एट टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे डायरेक्टर कह लीजिए या अध्यक्ष कह लीजिए, जो कि कहाँ के हैं, तो ये जापानीज, कहाँ के हैं, जापानीज। तो इतना आपको एशियाई विकास बैंक के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सेबी ने किसको अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है, तो सेबी के द्वारा जो कार्यकारी निदेशक चुने गए हैं वो चुने गए जीपी गर्ग, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर सही है। तो जीपी गर्ग को हाल ही में सेबी ने अपना ईडी यानी कि कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना है। अब सेबी सेबी है क्या, तो सेबी की फुल फॉर्म मैं आपको कई बार बता चुका हूं, एक बार फिर रिपीट करिए मेरे साथ साथ, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका गठन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1988 में 12 अप्रैल को, जबकि ये टोटल पावर में कब से आई, तो 1992 से आई। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में है, और प्रेजेंट टाइम पर इसके जो चेयरमैन है वो कौन है, अजय त्यागी। तो इतना आपको सेबी के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राज्य सरकार ने पढ़ाई तोहार पारा नामक एक नई छात्र केंद्रित योजना शुरू करने की घोषणा की है, तो ये किसके द्वारा की गई है, छत्तीसगढ़ के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर सही। तो छत्तीसगढ़ के द्वारा हाल ही में एक योजना चलाई गई है, कौन सी, इसकी घोषणा की गई है पढ़ाई तोहार पारा, यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि पढ़ाई आपके पाले में रहेगी, आप ही के अनुसार आपको पढ़ाई करनी है, किस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए बात छत्तीसगढ़ की आई है, मैं आपको छत्तीसगढ़ के बारे में बता देता हूँ। छत्तीसगढ़, ये जो आप राज्य देख रहे हैं ये कौन सा है, छत्तीसगढ़ राज्य, जो कि किन किन राज्यों से सीमा साझा करता है। अच्छा ये बना कब था पहले, तो देखो मैं कई बार बता चुका हूँ, कुज्ट से आप याद कर सकते हो, किससे, कुज्ट से। तो छत्तीसगढ़ जो बना था वो बना था 1 नवंबर 2000। अब ये कुज्ट का क्या मतलब है, तो ये जो यू है, यू मतलब उत्तराखंड, ये बना था 9 नवंबर 2000 में, सन 2000 में ही बना था ये। और झारखंड भी कब बना था, तो 15 नवंबर सन 2000 को बना था। और ये तेलंगाना कब बना है, तो ये 2 जून 2014 को बना है। तो ये 4 राज्य हैं अंतिम जो बनने वाले हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ कब बना था, 1 नवंबर सन 2000 में बना था। किससे अलग हो गया, एमपी से अलग हो गया। तो एमपी से अलग होकर ये बना था, तो एमपी से सटा हुआ है। इधर ये कौन सा राज्य है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से भी ये सटा हुआ है। इधर ये कौन सा राज्य है, तेलंगाना, इससे भी ये सटा हुआ है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये कौन सा राज्य है, उड़ीसा, इससे भी ये सटा हुआ है। और इधर कौन सा राज्य है ये, तो झारखंड से भी ये सटा हुआ है। और इधर कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश से भी छत्तीसगढ़ सटा हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ जो राज्य है वो किन किन राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है, जो कि अलग किससे हुआ था, तो ये अलग हुआ था मध्य प्रदेश से। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो रायपुर या नया रायपुर है। प्रेजेंट टाइम पर जो इसके गवर्नर हैं वो आपको पता होना चाहिए, तो इसके गवर्नर या राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। और जो चीफ मिनिस्टर है यानी कि मुख्यमंत्री वो हैं भूपेश बघेल। यहाँ की जो विधानसभा सीटें हैं वो 91 है, राज्यसभा सीटें 5 हैं, और लोकसभा सीटें कितनी यहाँ पर 11 हैं। यहाँ का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो बिलासपुर में स्थित है। कहाँ पर, बिलासपुर में स्थित है। और यहाँ की जो भाषा है वो हिंदी और छत्तीसगढ़ी ही है। तो इतना आपको छत्तीसगढ़ के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरकार ने इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम के तहत वर्ष 2022 तक पेट्रोल में कितने प्रतिशत बायो इथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा है, तो ये जो लक्ष्य रखा गया है वो कितने परसेंट का रखा गया है, 10% का, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर सही। तो 10% का जो लक्ष्य रखा गया है वो किसके तहत रखा गया है, तो इथेनॉल सम्मिश्रण एक कार्यक्रम चलाया गया है। इसके तहत वर्ष 2022 तक पेट्रोल में कितने प्रतिशत बायो इथेनॉल रहेगा, तो वो रहेगा 10% बायो इथेनॉल रहेगा, पेट्रोल में रहेगा। अब इसे जो लॉन्च किया गया है वो राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 के अनुसार इसे यूज किया गया है। और इथेनॉल का जो फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए, तो C2H5OH कितना होता है इसका फॉर्मूला, C2H5OH। तो इतना भी आपको पता होना चाहिए। इससे फायदा क्या होगा, तो इससे होगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन के उत्सर्जन में शुद्ध कमी होगी इससे, यानी कि जो पर्यावरण के जो इश्यू हैं, यानी कि कार्बन का उत्सर्जन, इससे क्या होगा, कम से कम होगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट के द्वारा ये योजना लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भरूच में
बाध भूत परियोजना के लिए अनुबंध प्रदान किया है। तो ये जो बाध भूत परियोजना के लिए जो अनुबंध प्रदान किया गया है, ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है गुजरात के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर सही है। तो गुजरात के द्वारा हाल ही में एक योजना चलाई जा रही है। कौन सी योजना? तो बाध भूत परियोजना चलाई जा रही है। अब ये बाध भूत परियोजना जो है ये कहाँ पे चलाई जा रही है? तो मैंने इसके बारे में आपको बताया, ये चलाई जा रही है गुजरात में। अब देखिए गुजरात की अगर बात आई है, अच्छा ये चलाई क्यों जा रही है इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। तो बाधभूत परियोजना के लिए होगा क्या? भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने इस परियोजना को मंजूरी दी, यानी कि जो इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी है। इससे फायदा क्या होगा? तो स्थानीय मछुआरों के विरोध का सामना करना जो पड़ रहा था, उसी के चलते मछली पकड़ने के पैटर्न, मुख्य रूप से हिल्सा को पकड़ने के पैटर्न, क्योंकि वहां की जो मुख्य मछली है वो कौन सी है? हिल्सा को पकड़ने के पैटर्न को प्रभावित होने की संभावना है। और ये कहां पर है? तो ये नर्मदा नदी के पार बाधभूत गांव, यानी कि गांव का नाम है कौन सा? बाधभूत। 5 किलोमीटर दूर और नदी के मुहाने से 25 किलोमीटर दूर स्थित है, जहां नर्मदा नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो वहीं पर ये योजना चलाई जाएगी, जिससे वहां के मछुआरों को भी सहूलियत मिले और गवर्नमेंट को भी परेशान ना होना पड़े। अब देखिए गुजरात की बात आई है, तो मैं आपको गुजरात के बारे में बता देता हूँ। ये जो आप राज्य देख रहे हैं, ये कौन सा राज्य है? गुजरात है, जो कि भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है। तटीय सीमा की बात करें तो पूरे भारतीय राज्यों में सबसे ज्यादा जो तटीय सीमा है वो किसकी? गुजरात की है। ये कौन सी खाड़ी है? कच्छ की खाड़ी। और ये कौन सी खाड़ी है? खंबात की खाड़ी। और यहीं पर दमन और द्वीप है। तो कभी पूछा जाए कि दमन द्वीप कहाँ पर है, तो दमन द्वीप खंबात की खाड़ी पर स्थित है। अब गुजरात की बात करें तो गुजरात की जो राजधानी है वो कौन सी है? गांधीनगर है। जबकि इसका जो सबसे बड़ा शहर है वो कौन सा है? अहमदाबाद है। यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम के गवर्नर हैं वो आचार्य देवव्रत हैं। और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है विजय रूपानी। यहाँ की जो विधानसभा सीट है वो है 182। और यहाँ की जो राज्यसभा सीटें 11 हैं, लोकसभा सीटें 26 हैं। और एरिया के हिसाब से 5वें नंबर पर आता है। अभी एरिया के हिसाब से 5वें नंबर पर आता है। मैं आपको कई बार राज्यों के बारे में बता चुका हूँ। अब आपको क्या करना है कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत के सबसे बड़े राज्यों से छोटे राज्यों के क्रम में कम से कम 5 राज्यों के नाम कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, जो कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ, वो बहुत जरूरी है। तो वीडियो को पॉज करिए और उसके बारे में लिखिए, जिससे आपको लिखने से ये चीजें हमेशा के लिए क्या हो जाएंगी? याद हो जाएंगी। तो आप लिखने की प्रैक्टिस जरूर बनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिवर्ष विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष जो विश्व मानवता दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 19 अगस्त को, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी आंसर सही है। तो 19 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाया जाता है विश्व मानवता दिवस। अब ये जो विश्व मानवता दिवस जो मनाया जाता है, ये क्यों मनाया जाता है? तो इस दिवस के द्वारा विश्व में मानवता के लिए कार्य करने की प्रेरणा दी जाती है। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 2018 में हुई थी, जिसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसे क्या किया गया था? पारित किया गया था। ठीक है, तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब देखिए दिवस की बात आई है, तो मैंने आपको फिर कहूंगा, अगर आपने पिछले क्वेश्चन में दिवस नहीं लिखे हैं तो अब तक के जितने भी दिवस हैं अगस्त माह के, उन्हें आप सीरियल क्रम में वीडियो को पॉज करें और सभी के सभी दिवस को कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो आपको आदत बनी रहेगी और आपको वो चीजें याद हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरुण 3 जल विद्युत परियोजना के निर्माण में भारत निम्न में से किस देश की सहायता कर रहा है? तो ये जो सहायता की जा रही है किस देश की जा रही है? भारत के द्वारा। तो ये की जा रही है किसके? नेपाल की, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी आंसर सही है। तो नेपाल की मदद कर रहा है भारत किस जल विद्युत परियोजना में? अरुण 3। अरुण 3 नेपाल की सबसे बड़ी पन बिजली परियोजना है। और ये किसकी सहायता से बनाई जा रही है? तो ये भारत की सहायता से बनाई जा रही है। परियोजना की शुरुआत नेपाल सरकार ने 1992 में की थी। पंजाब के जो भारत के जो 5 भारतीय बैंक हैं वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। कौन कौन से भारत के? भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एक्जिम बैंक, यूबीआई, और 2 नेपाली बैंक, एवरेस्ट बैंक और नबील बैंक। इसके निर्माण के लिए ऋण देने का भी वादा इन्होंने किया है। और ये जो उत्पादन क्षमता है इसकी अरुण 3 जल विद्युत परियोजना की, वो 900 मेगावाट है, जो कि नेपाल की सबसे बड़ी क्या है? ये जल विद्युत परियोजना है। अब देखिए बात अगर नेपाल की आई है तो नेपाल के बारे में आपको बता देता हूँ। ये जो आप देश देखेंगे ऊपर जो सटा हुआ ये देश है, ये कौन सा देश है? हमारा नेपाल है। ऊपर यहाँ पे कौन सा है? चाइना है। यहाँ पर ये कौन कौन से राज्य हैं जो नेपाल से सटे हुए हैं? तो ये उत्तराखंड हमारा, ये उत्तर प्रदेश जो सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है अपने नेपाल से, ये कौन सा है? बिहार, और यहाँ पे कौन सा है? पश्चिम बंगाल। तो इतने राज्य, और यहाँ पे कौन सा है? सिक्किम। तो इतने राज्य नेपाल से
सीमा साझा करते हैं, और इधर कौन सा है, चाइना है। और सिक्किम और नेपाल की सीमा पर ही क्या है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी, कंचनजंगा। नेपाल की अगर बात करें तो नेपाल की जो राजधानी है वो क्या है, काठमांडू है। यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो भी नेपाली है। प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट यहाँ पर विद्या देवी भंडारी हैं, और प्राइम मिनिस्टर प्रेजेंट टाइम के खड़गा प्रसाद शर्मा ओली हैं। चीफ जस्टिस अगर बात करें तो कोलन सुमशेर हैं, और हाउस स्पीकर यहाँ के अग्नि प्रसाद सबकोटा हैं। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। और यहाँ की जो मुद्रा है वो नेपाली क्या है, रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस केंद्रीय मंत्री द्वारा स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज की शुरुआत की गई है? तो ये जो की गई है, ये की गई है रविशंकर प्रसाद के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर सही है। तो रविशंकर प्रसाद के द्वारा हाल ही में स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज की शुरुआत की गई है। अब ये जो शुरुआत हुई है, ये आखिर ये क्यों की गई है, इसका उद्देश्य क्या है? तो देखिए, स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर का जो काम होता है, हमारे डिजिटल क्षेत्र में इसका बहुत अधिक काम है, और इसकी वजह से जितनी भी टेक्नोलॉजी है उसे बहुत आगे ले जाया जा सकता है। तो माइक्रो प्रोसेसर जो आप देखते हैं, चिप होते हैं, उनमें छोटे छोटे क्या लगे रहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं। जितनी भी ये चिप या प्लेट बनती हैं मशीन्स की, और इसी चुनौती को लेकर भारत सरकार द्वारा जो पुरस्कार राशि निर्धारित की गई है वो 4.3 करोड़ रुपए, यानी कि जो इसे जीतेगा उसे 4.3 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अगर हम बात करें अब तक की, तो अब तक सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग और आईआईटी मद्रास ने 2 माइक्रो प्रोसेसर विकसित किए हैं। कौन कौन से? एक तो शक्ति, कौन सा, एक तो शक्ति किया है, किसने, आईआईटी मद्रास ने। आईआईटी मद्रास के बारे में मैंने आपको बताया था, जो कि टॉप नंबर पे इस बार आया भी है, पिछले बार भी टॉप पे था। और एक कौन सा बनाया इन्होंने, वेगा। ये 2 माइक्रो प्रोसेसर बनाए हैं, जो कि इनमें शक्ति 32 बिट प्रोसेसर है, और वेगा जो है वो 64 बिट प्रोसेसर है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। माइक्रो प्रोसेसर जो रहता है मेनली ये किस काम में आता है, तो डिजिटल क्षेत्र में काम आता है, जिसमें हम चिप वगैरह भी बनाते हैं। अब देखिए, रविशंकर प्रसाद की बात आई है तो एक केंद्रीय मंत्री की बात आई, और जब भी केंद्रीय मंत्री की बात आती है, मैं आपको कम से कम 5 केंद्रीय मंत्रियों के बारे में बताता हूँ। पहले टोटल हो चुके थे, दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं। तो 5 की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट टाइम पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह हैं, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री नितिन जयराम गडकरी। आप मेरे साथ साथ बोला कीजिए, आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। रसायन और उर्वरक मंत्री श्री डीवी सदानंद गौड़ा हैं। वित्त मंत्री और कॉरपोरेट कार्य मंत्री कौन है, श्रीमती निर्मला सीतारमन, जो कि हमारे देश की पूर्णकालिक प्रथम महिला वित्त मंत्री हैं। तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। पिछली क्लास में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, जिसका कुछ लोगों ने बहुत अच्छे से डिटेल में कमेंट बॉक्स में आंसर लिखा था। मैं आप सबसे यही उम्मीद करता हूं कि सब लोग आप ये हैबिट बनाएं और लिखने की आदत बनाएं। क्वेश्चन था, बांग्लादेश 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाता है, क्यों मनाता है, किसकी मृत्यु के कारण? तो ये मनाया गया था शेख मुजीब उर रहमान, जो कि इसके संस्थापक थे बांग्लादेश के। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर सही था। तो ज्यादातर लोगों ने, जितने लोगों ने आंसर किया उन्होंने सही आंसर किया। मैं फिर कहूंगा कि जो लोग आंसर नहीं करते हैं वो आंसर करने की कोशिश करें और लिखने की हैबिट बनाएं। इसके लिए कल आपके लिए क्वेश्चन दिया जा रहा है, इसके बारे में आप पूरा लिखें। सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए? तो ये आंसर तो आपको बताना ही बताना है, साथ साथ बीएसएफ के बारे में पूरा बताना है, कब इसका गठन हुआ था, हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, कौन इसके महानिदेशक है, सब कुछ आपको बीएसएफ के बारे में डिटेल में लिखना है। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आपके जितने भी स्टडी ग्रुप फेसबुक व्हाट्सएप हैं उस पर आप लिंक शेयर जरूर कीजिए। और अगर आपको ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, और चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कल करंट अफेयर की वीडियो नहीं बन पाई थी, आप परेशान ना हो, कंटिन्यूस करंट अफेयर की वीडियो रहेगी, और भी मैं कोशिश करूंगा और भी सब्जेक्ट की वीडियो अपलोड कर दी जाएं। लेकिन आप चैनल को आगे ले चलने में थोड़ी मदद करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर कोई अच्छाई है तो बताएं, अगर कोई बुराई है तो भी बताएं। और कमेंट बॉक्स में अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो सुझाव भी दे सकते हैं। जल्दी आपको और सब्जेक्ट की भी क्लास प्रोवाइड करवा जाएंगे। थैंक यू।